जय हिंद दोस्तों। व्यू कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार दरोगा का सेट संख्या 8 देखेंगे जिसे ड्यूटेरिया ने बनाया है। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, कश्मीर घाटी एवं डल झील किन दो हिमालयों के मध्य स्थित है? तो विरहद हिमालय और फिर पंजाल हिमालय के मध्य स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, पाटभूमि स्थलाकृति विशेषता है किसकी दोस्तों? तो छोटा नागपुर पठार की विशेषता, ऑप्शन नंबर सी। और यह झारखंड में स्थित है दोस्तों। इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है। नदी घाटी परियोजना दी हुई है और किस नदी पर स्थित है उसे बताना है। तो रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर स्थित है। नागार्जुन परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है। पोचमपाद परियोजना गोदावरी नदी पर स्थित है। माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर स्थित है दोस्तों। यथा हम लोग ऑप्शन पे जाएंगे तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा, है ना। अगला अगला प्रश्न है, दोमट मिट्टी उसे कहते हैं जिसमें मृतिका बालू और गाद का अनुपात बराबर हो। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सागौन वन का अधिक संकेंद्रण है? तो मध्य प्रदेश में सागौन वन का अधिक संकेंद्रण है दोस्तों। सागौन वन उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन में पाए जाते हैं सागौन के वृक्ष, है ना। भारत में गेहूं के 3 अधिकतम उत्पादक राज्यों का सही अवरोही क्रम है दोस्तों। सबसे ज्यादा गेहूं उत्तर प्रदेश में होता है, दूसरा नंबर में एमपी में और तीसरा में पंजाब में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर था, है ना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रमुख कोयला क्षेत्र नहीं है दोस्तों? तो कोडरमा कोयला क्षेत्र नहीं है दोस्तों। यह यहाँ अब्रक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे, अब्रक, है ना। और यह झारखंड में स्थित है दोस्तों। भारत भारत में सर्वाधिक नगरीकृत राज्य निम्न में से कौन सा है दोस्तों? तो सबसे अधिक नगरीकृत राज्य हमारा गोवा है, दूसरा नंबर में मिजोरम है दोस्तों, है ना। और तीसरा नंबर में तमिलनाडु है। इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे दोस्तों, है ना। अगला प्रश्न है, सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है दोस्तों। तो नदी और परियोजना दिया हुआ है। तो इसमें से बोल रहा है, एक मिनट, इसमें से सुमेलित सही सुमेलित करना है दोस्तों। तो कोलोरेडो नदी पर कौन सी परियोजना या बांध बना हुआ है? तो कोलोरेडो पर बना हुआ हुवर बांध दोस्तों। दामोदर नदी पे हमारा पंचेत हिल बना हुआ है दोस्तों। नील नदी पर आसवान बांध बना हुआ है दोस्तों। और जाम्बेजी पर करीवा बांध बना हुआ है दोस्तों। इस वजह से हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, रिंग ऑफ फायर किस महासागरीय पेटी से संबंधित है? तो प्रशांत महासागरीय पेटी से संबंधित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। विश्व का सबसे विस्तृत भूकंप एवं ज्वालामुखी क्षेत्र है हमारा प्रशांत महासागरीय पेटी। जहां विश्व के 63% भूकंप यहाँ पे आते हैं दोस्तों। इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है उसे हम लोगों को बताना है। तो ये पवन है दोस्तों और संबंधित देश दिया हुआ है। तो पवन हरमटन जो है सऊदी अरब में नहीं चलता है दोस्तों। यह सहारा रेगिस्तान में चलता है। सहारा रेगिस्तान में चलता है। इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे। तो सुमेलित नहीं पूछ रहा था तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, वन सर्वेक्षण 2023 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला का क्रम बताना है दोस्तों। तो सर्वाधिक जो है सो जिला में वन जो है सो क्षेत्रफल में कैमूर नंबर 1 है दोस्तों, दूसरा में पश्चिमी चंपारण, तीसरा में जमुई है। तो कैमूर में हमारा देखा जाए दोस्तों तो 1026 किलोमीटर स्क्वायर में वन लगा हुआ है। पश्चिमी चंपारण में यदि देखा जाए दोस्तों तो 908 किलोमीटर स्क्वायर में वन लगा हुआ है ना। और जम्मू में देखा जाए दोस्तों तो 670 किलोमीटर स्क्वायर में वन लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, एक पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर ऊर्जा हस्तांतरण की एक श्रृंखला बनाने वाले जीवों का एक क्रम कहलाता है। खाद्य श्रृंखला कहलाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किसी भी प्राकृतिक प्रदेश को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक हैं दोस्तों। तो वह महत्वपूर्ण कारक है जलवायु, ऑप्शन नंबर बी, है ना। वनस्पति, स्थल रूप और मिट्टी प्रभावित होते हैं जलवायु के कारण दोस्तों।
इस वजह से ऑप्शन नंबर हमारा 20 का सही उत्तर है। राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर था। एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है दोस्तों, तो उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम 21 या उससे ऊपर होनी चाहिए। बांग्लादेश की स्थापना कब हुई थी? तो 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश हमारा आज़ाद हुआ था, है ना। और इसी दिन को 16 दिसंबर को हम लोग विजय दिवस के रूप में मनाते हैं, विजय दिवस के रूप में, है ना। इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है, ध्यानचंद ट्रॉफी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है दोस्तों? तो ध्यानचंद ट्रॉफी का संबंध हॉकी से है। नेहरू ट्रॉफी का भी संबंध हॉकी से ही है ना। और इंदिरा गांधी गोल्ड कप का भी संबंध हॉकी से है। सुर सागर क्या है? तो सूरदास की काव्य रचना है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अंतरराज्यीय परिषद का गठन किस समिति की सिफारिश पर की गई थी दोस्तों? तो सरकारी आयोग की सिफारिश पर की गई थी। इसका गठन 1983 में हुआ था दोस्तों, है ना। और अंतर्राज्यीय परिषद का गठन दोस्तों अनुच्छेद 263 के अधीन होता है दोस्तों। इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे। और इसकी अध्यक्षता जो है अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष जो होते हैं दोस्तों, वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री होते हैं। इस बात को भी हम लोग ध्यान में रखेंगे, है ना। और है इसमें अंतर्राज्यीय परिषद का उद्देश्य दोस्तों केंद्र और राज्य के बीच सकारात्मक संबंध की स्थापना करना होता है ना। भारत का पहला राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? तो गंगा का डॉल्फिन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। और गंगा का डॉल्फिन दिवस हम लोग वैसे 5 अक्टूबर को मनाते हैं दोस्तों, 5 अक्टूबर को मनाते हैं। इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे। संविधान सभा के सदस्यों द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर कब किया गया? तो 1950 में किया गया। और कुल 284 सदस्यों का हस्ताक्षर इसमें अंकित है दोस्तों। इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, सरकार के वित्तीय खर्च पर अंतिम टिप्पणी कौन करता है? तो अंतिम टिप्पणी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक करते हैं, जो कि सीएजी होते हैं दोस्तों, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, है ना। इस पे जो सो करते हैं। और यह हमारे जो सो अभी वर्तमान में के संजय मूर्ति वर्तमान में हमारे सीएजी हैं। के संजय मूर्ति 2025 में अभी हमारे सीएजी हैं। और ये 15वें नंबर के हैं दोस्तों। इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे। 15th नंबर के हैं। अगला नंबर है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया किसके समान है दोस्तों? तो जैसे हम लोग उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाते हैं, वैसी ही प्रक्रिया है भारत के सीएजी को हटाने का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। और सीएजी का वर्णन दोस्तों संविधान के भाग 5 में देखने को मिलता है। और अनुच्छेद यदि देखेंगे दोस्तों, तो 148 से 151 अनुच्छेद में सीएजी का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया है? तो 24वां संविधान संशोधन के माध्यम से विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया है। और यह जो है सो अस्तित्व में 24वां संविधान संशोधन 1971 में आया दोस्तों। इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे, है ना। और अगला प्रश्न है, सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करने की प्रक्रिया समाजीकरण कहलाती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। भारत में जल प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी 1974 ईस्वी में पारित किया गया, है ना। 1974 इसका सही उत्तर है, डी नंबर। अगला प्रश्न है, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम या रिपोर्ट के द्वारा की गई? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। भारत सरकार अधिनियम 1935 में दोस्तों कुल जो है सो 321 अनुच्छेद थे, 321 अनुच्छेद थे और 10 अनुसूची थी प्रारंभ में, है ना, प्रारंभ में। इस बात को भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के
सदस्यों की चुनाव की प्रक्रिया जो है सो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। और हम लोग इसको भारत में वरीयता क्रम पे जाएंगे दोस्तों। तो वरीयता क्रम पे हम लोग देखेंगे कि सबसे प्रथम में वरीयता क्रम पे कौन है। तो सर्वप्रथम हमारे जानते हैं कि राष्ट्रपति हैं, उसके बाद उपराष्ट्रपति का नंबर आता है दोस्तों, है ना। तीसरा नंबर में प्रधानमंत्री का नंबर आता है ना। और उसके बाद उप भूतपूर्व राष्ट्रपति, उसके बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। और हम वरीयता का क्रम देखेंगे दोस्तों, तो पहला राष्ट्रपति, दूसरा उपराष्ट्रपति, तीसरे नंबर पे प्रधानमंत्री, चौथे पे अपने अपने राज्यों में जो राज्यों के राज्यपाल होते हैं उनका वरीयता क्रम 4 है। पांचवें नंबर पे पूर्व राष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री आते हैं। छठे नंबर पे भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष आते हैं। सातवें नंबर पे संघ के कैबिनेट के मंत्री आते हैं दोस्तों। और अपने अपने राज्यों में राज्यों के मुख्यमंत्री, उपाध्यक्ष, नीति आयोग, पूर्व प्रधानमंत्री, राज्यसभा और लोकसभा के विपक्ष के नेता आते हैं दोस्तों। और आठवां जो क्रम वरीयता का है, इसमें भारत रत्न अलंकरण के प्राप्तकर्ता लोग आते हैं दोस्तों। ऑप्शन यह तो हमारा इसका सही ऑप्शन नंबर सी था। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संसद में प्रथम लोकपाल बिल कब पेश किया गया। तो 1968 में पेश किया गया था, है ना। और प्रथम लोकपाल हम लोगों के थे पिनाकी चंद्र घोष। और वर्तमान में यदि देखा जाए दोस्तों, तो वर्तमान में न्यायमूर्ति अजय मानिक राव जो है सो इसके जो है सो अभी हैं लोकपाल, अजय मानिक राव। इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार का उल्लंघन है, क्या है दोस्तों। तो न्यूनतम मजदूरी ना देना भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित यात्री किस क्रम में भारत आए थे दोस्तों। तो थॉमस रो जहांगीर के शासनकाल में आए थे। कब आए थे? 1615 ईस्वी में। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आए थे। और कब आए थे दोस्तों? तो 399 ईसा पूर्व में भारत आए थे, है ना। और वैनसांग 629 ईसा पूर्व में आए थे दोस्तों भारत। और किसके शासनकाल में? तो हर्ष के शासनकाल में आए थे। अतः हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वान नवरत्न के रूप में अलंकृत किए जाते थे दोस्तों। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न के रूप में अलंकृत किए जाते थे। और एक राजा थे अकबर, जिनके दरबारी भी जो सो नवरत्न कहलाते थे दोस्तों। अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे दोस्तों, है ना। अष्ट प्रधान भी जो है सो रहते थे दोस्तों। तो अष्ट प्रधान हम लोग जानते हैं दोस्तों कि किनके दरबार में रहते थे। तो अष्ट प्रधान दोस्तों शिवाजी के दरबार में रहते थे, है ना। इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे। बोस्टन टी पार्टी इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है, जिससे किससे संबंधित है दोस्तों। तो अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है। और यह कब घटित हुई थी दोस्तों। तो 16 दिसंबर 1773 ईस्वी को घटित हुई थी। इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण किसे कहा जाता है दोस्तों। तो महाविनिष्क्रमण कहा जाता है जो बुद्ध के गृह त्याग को हम लोग महाविनिष्क्रमण कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। और बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कर कहते हैं। इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे दोस्तों। राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। तो 10 जनवरी 1920 ईस्वी को हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है ना। और यह किस उद्देश्यों के साथ हुई थी दोस्तों। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व में शांति के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु से बनी हुई है। तो कांस्य धातु से बनी हुई है। अगला प्रश्न गणित का है दोस्तों, संत कबीर के गुरु कौन थे। तो रामानंद थे। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 1564 ईस्वी में अकबर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किया गया। तो जजिया कर समाप्त कर दिया गया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। दास प्रथा का अंत दोस्तों 1562 ईस्वी में हुआ था। तीर्थ कर की समाप्ति 1563 ईस्वी में अकबर ने किया था। और इबादत खाना की स्थापना दोस्तों
1575 ईस्वी को हुई थी, है ना। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के इतिहास जानने के लिए निम्न में से किस पुस्तक के को स्रोत के रूप में लिया गया है? तो मधुरा विजयम को लिया गया है, फॉरगॉटन एम्पायर एम्पायर को लिया गया है, गुलशन ए इब्राहिमी को लिया गया है, यानी कि सभी बुक को लिया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। भारत में भारत में ताना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? तो 20वीं सदी के पूर्वार्ध में हुई थी, यानी कि यह 1914 ईस्वी में इसका प्रारंभ हुआ था दोस्तों। और हम लोग नेतृत्वकर्ता देखेंगे दोस्तों, तो ताना भगत आंदोलन के नेतृत्वकर्ता थे, सॉरी, जतरा भगत इसके नेतृत्वकर्ता थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर था। ब्रिटिश इंडिया कंपनी की स्थापना के समय इंग्लैंड के इंग्लैंड की गद्दी पर कौन था? तो एलिजाबेथ प्रथम थे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत में शासन करने वाले शासकों का कालक्रम जो है सो सही बताना है। तो शेरशाह सूरी 1540 से 45 तक शासन किए थे दोस्तों। अकबर को देखा जाए दोस्तों, तो हम लोग जानते हैं कि 1556 से 1605 ईस्वी तक शासन किया था इन्होंने, है ना। और अलाउद्दीन खिलजी का देखा जाए दोस्तों, तो 1296 से 1316 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। इल्तुतमिश का देखा जाए दोस्तों, तो 1210 से 36 ईस्वी तक 1236 ईस्वी तक कार्य किया था इन्होंने। अतः हमारा सही ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है ना। अगला प्रश्न है, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में बम फेंके थे, कब फेंके थे दोस्तों? तो 1929 ईस्वी को। इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे। वे किसका विरोध कर रहे थे दोस्तों? तो ट्रेड डिस्प्यूट बिल एंड पब्लिक सेफ्टी बिल का विरोध कर रहे थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया दोस्तों? तो फूलन प्रसाद उसके सदस्य थे, रामवृक्ष वैनीपुरी, गंगा शरण सिन्हा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। और एक सदस्य थे दोस्तों, रामानंद मिश्रा। ये सब मिल करके भी जो है सो इस पार्टी का गठन किए थे, बिहार समाजवादी पार्टी का 1931 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी? तो जून 1948 में घोषणा की थी कि जो है सो ब्रिटिश शासन वापस चले जाएंगे भारत से। अगला प्रश्न है, किसने स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा हेतु भारत माता की पेंटिंग बनाई थी? तो अरविंद नाथ टैगोर ने बनाई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, यह किसने कहा था कि क्रांतिकारियों का उद्देश्य आतंकवाद नहीं अपितु क्रांति, और क्रांति का उद्देश्य भारत में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना है? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। अगला प्रश्न है, नगद आरक्षित अनुपात जिसे हम लोग सीआरआर कहते हैं दोस्तों, कैश रिजर्व रेशियो को कम करने से अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बैंकों के पास अधिक तरलता होगा, सही बात है। अर्थव्यवस्था में निवेश वृद्धि देखने को मिल सकती है, अभी बात सही है। और अर्थव्यवस्था में मुद्रापूर्ति बढ़ सकती है, सही है। वास्तविक निवेश दर में गिरावट आ सकती है, यह भी ऑप्शन सही है दोस्तों। यह तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बेरोजगारी का प्रभाव नहीं है दोस्तों? तो हम लोग बेरोजगारी के प्रभाव नहीं को देखेंगे, तो एक इसमें प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, इसका प्रभाव नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे की जाती है दोस्तों? तो राष्ट्रीय आय में हम लोग भाग देते हैं किससे? जनसंख्या से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है। तो राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है दोस्तों? तो जोरहाट। और जोरहाट कहाँ है दोस्तों? तो असम में स्थित है, इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे। राष्ट्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तो चिकमंगलुरु कर्नाटक में स्थित है, इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे। राष्ट्रीय रबड़ अनुसंधान केंद्र कहाँ है दोस्तों? तो कोट्टायम केरल में स्थित है दोस्तों, इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे। और राष्ट्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र मैसूर में है, इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे। अतः हमारा ऑप्शन नंबर
डी इसका सही उत्तर था। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख है दोस्तों? तो विधायी संबंधों का उल्लेख हमारा अनुच्छेद 245 से 55 के बीच में है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। मुद्रा सॉरी मुद्रा अवमूल्यन का परिणाम क्या होता है दोस्तों? तो इसका इसका परिणाम है निर्यात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अभी तक भारत में 3 बार मुद्रा अवमूल्यन हुआ है दोस्तों। 1949 ईस्वी में, 1966 ईस्वी में और अंतिम बार 1991 ईस्वी में मनमोहन सिंह की सरकार में जो है सो मुद्रा का अवमूल्यन लास्ट टाइम में हुआ था। रॉबिन हुड जो प्रभाव है दोस्तों, वह किससे संबंधित है? तो आय पुनर्वितरण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। दाब की इकाई क्या है? तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि प्रेशर बराबर फोर्स बाय एरिया होता है, और फोर्स का न्यूटन और एरिया का वर्ग मीटर जो है सो इसका इकाई होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि धूप चश्मों के लेंस में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो क्रूक्स कांच का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। पायरेक्स कांच का प्रयोग दोस्तों हम लोग प्रयोगशाला में जो इस्तेमाल होता है उसमें करते हैं। फ्लिंट कांच का प्रयोग कैमरा, दूरबीन दूरबीन लेंस वगैरह जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसमें जो है सो फ्लिंट कांच का यूज होता है। प्रकाशीय कांच का यूज टेलीस्कोप वगैरह में होता है दोस्तों। यह तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो किसी वस्तु का द्रव्यमान समान रहता है जबकि स्थान के अनुसार भार बदल सकता है। यह बात सही है दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? तो हेलिना स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। यह ऑप्शन गलत है दोस्तों, असत्य है ना। हेलिना स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी नहीं है दोस्तों। टैंक रोधी मिसाइल है। टैंक रोधी टैंक रोधी मिसाइल है। इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे। मिसाइल है दोस्तों। ठीक है। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं दोस्तों किसमें? एसी वोल्टेज को बढ़ाने घटाने के लिए हम लोग यूज करते हैं किसका? ट्रांसफार्मर का। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? इस बात को भी हम लोग देखेंगे। तो 1 अर्क बराबर 10 का पावर -7 जूल है। यह बात सही है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल होता है। यह भी बात सही है। 1 कैलोरी बराबर 4.186 जूल होता है। यह भी बात सही है। अतः हमारा सभी विकल्प सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुम्बकीय तरंग का गुण नहीं है? तो हम लोग जानते हैं कि विद्युत चुम्बकीय तरंग का गुण नहीं है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग व्यक्तीकरण और विवर्तन नहीं दिखाती है। हम लोग जानते हैं दोस्तों कि विद्युत चुम्बकीय तरंगें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, और इसमें गुण नहीं पूछ रहा था तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर था। अल्फा, बीटा, गामा को उसके भेदन शक्तियों के आधार पर अवरोही क्रम में सजाना है तो सबसे अधिक भेदन शक्ति गामा का है दोस्तों। उसके बाद बीटा का, उसके बाद अल्फा का है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, एक वस्तु को एक उत्तल लेंस के अक्ष पर उसके फोकस F1 और प्रकाशीय केंद्र O के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा जाता है ना। निर्मित प्रतिबिंब क्या होगा दोस्तों? तो आभासी और बड़ा होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो हम लोग जानते हैं कि सिरका एसिटिक अम्ल से संबंध रखता है, सही बात है। और हमारा संतरा फॉर्मिक अम्ल से संबंध रखता है। ऑप्शन गलत है दोस्तों, यानी कि सुमेलित नहीं है, और यही इसका सही उत्तर है। हम लोग जानते हैं दोस्तों कि में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है ना। संतरा हो गया, नींबू हो गया, उसमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। इस बात को भी हम लोग ध्यान में रखेंगे, है ना। निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश संश्लेषण में नहीं होती है दोस्तों? तो प्रकाश संश्लेषण में कौन सी घटना नहीं होती है? कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है गणित का दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर नहीं है? तो कैप्रोलैक्टम जो है सो पॉलीमर नहीं है दोस्तों। यह जो है सो हमारा कार्बनिक यौगिक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। पायरोडॉक्सिन जो कोई किस विटामिन को कहा जाता है? तो विटामिन B6 को कहा जाता है पायरोडॉक्सिन। इसकी कमी से चर्म रोग होता है दोस्तों, है ना।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है? तो तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। एक वयस्क मानव में सामान्यतः कितना च्वर्णक पाए जाते हैं? तो इसमें से 12 च्वर्णक पाए जाते हैं दोस्तों। हम लोग यदि दांतों की संख्या पे ध्यान देंगे दोस्तों, तो हम लोग का कृंतक 8 पाया जाता है। कृंतक 8 पाया जाता है दोस्तों। रदनक 4 पाया जाता है। और च्वर्णक 12, जैसा कि हम लोग देखे ऑप्शन में भी। और अग्र च्वर्णक की बात करेंगे दोस्तों, तो 16 पाया जाता है। यानी कि 8 4 12 12 24 से 30 और संख्या तो कुछ ज्यादा हो जा रहे हैं दोस्तों। तो 8 और 4 12 और च्वर्णक की संख्या 12। और हम लोगों का सॉरी अग्र च्वर्णक जो है सो दोस्तों, अग्र च्वर्णक हमारा 8 पाया जाता है। इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो हमारा कुल दांतों की संख्या 32 हो गई है। अगला प्रश्न है, सूची 1 जो कि अंतःस्रावी ग्रंथि है और स्रावित हार्मोन से इसको सुमेलित करना है। तो जनन ग्रंथि का संबंध प्रोजेस्टेरोन से है दोस्तों। पीयूष ग्रंथि का संबंध हम लोगों का वृद्धि हार्मोन से है। अग्न्याशय का संबंध इंसुलिन हार्मोन से है। और अधिवृक्क का संबंध कार्टिसोल से है। यह तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि एथलीट फुट जिसे कि बीमारी होती है किससे होती है दोस्तों? तो फफूंद से होती है। और यह कौन सा फफूंद है दोस्तों? तो टेनिसपीडिया से होता है। इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित तना है? तो आलू हमारा रूपांतरित तना है। स्थिर जल में नाव, ये जो है सो गणित के प्रश्न है दोस्तों। इसको आप लोग खुद से हल करेंगे। डायनेमो का कार्य है दोस्तों आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, डॉपलर प्रभाव के अनुसार जब एक स्रोत प्रेक्षक की ओर चलता है तो वह जो है सो स्रोत से ज्यादा आवृत्ति मापता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सही कथन को चुनना है। तो लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य हरे प्रकाश की तुलना में ज्यादा होता है। हम लोग जानते हैं दोस्तों कि सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य लाल प्रकाश का ही होता है। और सबसे कम दोस्तों तरंग दैर्ध्य देखा जाए तो बैगनी का होता है। इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे, है ना। अगला प्रश्न है, ओम के नियम के अनुसार यदि करंट आई बढ़ता है और विभवांतर वी स्थिर रहता है तो फिर क्या होता है दोस्तों? तो प्रतिरोध कम हो जाता है। हम लोग जानते हैं दोस्तों कि ओम के नियम के अनुसार वी बराबर आई आर होता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का ऑयल पम्प प्रसंस्करण इकाई जो है सो निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित की गई है? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थापित की गई है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, हाल ही में रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो हम लोग जानते हैं कि जया वर्मा सिन्हा को नियुक्त किया गया है रेलवे बोर्ड का पहली महिला अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, हरित अमोनिया निर्यात के लिए समझौता भारत और किस देश के मध्य हुआ है? तो जापान के मध्य हुआ। भारत और जापान के मध्य हरित अमोनिया निर्यात के लिए समझौता हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 2025 में कितने व्यक्ति को पद्म विभूषण दिया जाना है? तो 7 व्यक्ति को पद्म विभूषण दिया जाना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर है। और हम लोग जानते हैं दोस्तों कुल पद्म पुरस्कार जो है सो इस बार 139 वितरित करना है। जिसमें से 7 तो पद्म विभूषण हो गया, 13 पद्म श्री हो गया दोस्तों, है ना। और हमारा यदि देखा जाए तो शेष 113 जो है दोस्तों, सॉरी 113 जो है सो पद्म श्री है दोस्तों। और 119 को देखा जाए दोस्तों तो पद्म भूषण है 19। यानी कि टोटल जो है सो हमारा संख्या 139 है दोस्तों पद्म पुरस्कार के वितरण की, है ना। 20वां एशियाई खेल 2026 का आयोजन किस स्थान पे किया जाएगा? तो हम लोग जानते हैं कि 20वां एशियाई खेल 2026 का आयोजन नगोया जापान में किया जाएगा। 21वां यदि देखा जाए दोस्तों तो दोहा जो कि किसकी राजधानी है कतर की, वहाँ किया जाएगा। और 22वां एशियाई खेल यदि देखा जाए दोस्तों तो रियाद जो कि सऊदी अरब की राजधानी है वहाँ पे आयोजित किया जाएगा। इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो हम लोग जानते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर डी पीटी उषा को नियुक्त किया गया है।
ईओएस मिशन को किस प्रक्षेपण यान द्वारा किया गया है? तो SSLV-D3 के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है आइडियाज फॉर लाइफ किस पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है दोस्तों? तो हम लोग जानते हैं कि वह किसके द्वारा किया गया है दोस्तों? तो हम लोग केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसमें से है केंद्र सरकार ने कैमूर जिले में बिहार के दूसरे बाघ अभयारण्य का सैद्धांतिक मंजूरी दी है। सही बात है। पहला हमारा जो है सो है दोस्तों वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जो कि पश्चिमी चंपारण में स्थित है, वह भी टाइगर रिजर्व है। और दूसरा कैमूर है ना, सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम प्राधिकरण ने अपनी 12वीं बैठक के दौरान कैमूर वन्य जीव अभयारण्य को बाघ रिजर्व के रूप में नामित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। ऑप्शन नंबर 2 यह भी सही है। यह तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है दोस्तों। अगला प्रश्न है 44वां और 45वां एशियान शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है दोस्तों? तो वियंतियाने में किया गया है। और वियंतियाने किसकी राजधानी है दोस्तों? तो लाओस की राजधानी है वियंतियाने। इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे। हाल ही में रक्षा मंत्री द्वारा अदिति योजना की शुरुआत की गई है दोस्तों, जिसका कि फुल फॉर्म जो है सो पूर्ण विस्तार है एक्टिंग सॉरी एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विथ IDX। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत का रैंक कितना है दोस्तों? तो भारत का रैंक 118वां है। इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे। और प्रथम स्थान पे हमेशा फिनलैंड रहा है दोस्तों। अभी तक फिनलैंड रहा है। लगातार 8वीं बार जो है सो फिनलैंड पहले स्थान पे रहा है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में। अगला प्रश्न गणित के है दोस्तों। कॉल ऑफ द गिर पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो परिमल नाथवानी है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। सज्जन का विपरीतार्थक है दुर्जन। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से भारत इंदु का सही संधि विच्छेद है भारत और इंदु। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न गणित का रीजनिंग का है दोस्तों। आई लाइक तो इसके साथ जिरंड आएगा। गोइंग फॉर ए वॉक ऑप्शन नंबर ए। चूज द करेक्ट चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ वर्ड गिवन बिलो। तो ट्रांसपेरेंट का अपोजिट मीनिंग है ओपेक। ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी होता है दोस्तों, और ओपेक मतलब अपारदर्शी होता है ना। इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। हमारा वीडियो देखने के लिए, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।